हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद चौर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई। तो चलिए शुरू करते हैं। You have seen several kind of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. यानी कि आप लोगों ने अपने अगल बगल कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे, और कुछ एनिमल्स ऐसे भी और कुछ एनिमल्स या प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि हम लोग अपनी नॉर्मली आईज से नहीं देख सकते, उन्हें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या तो फिर माइक्रोब्स कहते हैं, यानी कि जो हम लोग आंखों से नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread get spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structure. Do you know what these structures are and where do these come from? यानी कि जैसे कि आप लोगों ने एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने ये ऑब्जर्व करा होगा कि जो रेनी सीजन होता है उसमें क्या होता है कि कोई सी जो ब्रेड होती है वो स्पॉइल कर जाती है। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा एक मैग्नीफाइंग ग्लास से कि उसमें कुछ टाइनी पोर्स होंगे, कुछ टाइनी ग्रीनिश ग्रेइश जैसा कुछ आइटम होता है ग्रे कलर का, बहुत छोटा सा, वो आप उसमें देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि वो छोटा सा स्ट्रक्चर होता क्या है, कहाँ से वो आता है? तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें ये स्टार्ट होता है एक एक्टिविटी के साथ, एक्टिविटी 2.1। तो चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? यानी कि पहले आपको कोई मॉइस्चर्ड सॉइल यानी नमी वाली मिट्टी को कलेक्ट करना है और उसे एक फील्ड से लेना और एक बीकर में रख लेना है। उसके बाद उसमें क्या कहते हैं उसमें पानी को उसमें मिला देना है। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा वो डालना है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा उसमें मिट्टी में फिर पानी डाल देना है। फिर आपको जो उसमें आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, फिर जो आपको दिखेगा वो आप बताना। Activity 2.2. Take a few drops of water from a pond, spread on a glass slide and observe through a microscope. यानी कि आप लोग एक पॉन्ड से, एक तालाब से पानी लेना, उसके कुछ ड्रॉप्स को, और उसे एक ग्लास में रख देना और उसे थोड़ा हिला देना, स्लाइड कर देना, स्प्रेड कर देना। फिर उसको आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना। आपको क्या मिलेगा? डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? क्या आपको उसमें से कुछ टाइनी ऑर्गेनिज्म जो इधर उधर मूव कर रहे वो आपको दिखेंगे? फिर आप बताइए। These observations show that water and soil are full of tiny organisms. Though not all of them fall into the category of microbes. These microorganisms or microbes in size that they cannot be seen with the unaided eyes. यानी कि ये जो आप लोगों ने एक्टिविटी देखी, इसमें आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन ये होगी कि जो सॉइल है और जो वाटर है, इसमें ये फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिजम्स हैं। यानी ये पूरा सॉइल और वाटर टीनी छोटे ऑर्गेनिज्म से भरा हुआ है। लेकिन जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उन लोगों को हम लोग माइक्रोब्स की कैटेगरी में तो रखेंगे नहीं। जो दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दे कैन नॉट बी सीन विद अनएड आइज. सम दीज सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास. यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो एक स्मॉल साइज में होते हैं जो कि हम लोग अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। और जो फंगस होता है जो कि ब्रेड के ऊपर ग्रो होता है, जो ब्रेड होती है वो जब स्पॉइल कर जाती है तब वो ग्रो होता है, उसे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, तो वो भी एक माइक्रोब्स होता है। Other cannot be seen without the help of microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. और जो बाकी के जितने भी वो हैं, क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इंसेक्ट्स, फंगस, वो सब हम लोग अपनी अनेक आइज से नहीं देख सकते। वो लोग विदाउट यूजिंग द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम लोग उसे नहीं देख सकते। ये इसलिए क्योंकि ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यानी जिन चीज़ों को
जिन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गे। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये भी क्लासिफाई करे गए हैं 4 मेजर ग्रुप्स में। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, टीनी ऑर्गेनिज्म, उन सबको तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते नहीं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये 4 मेजर ग्रुप्स में बटा हुआ है, जिनमें से एक बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। बैक्टीरिया जो है उसको हम लोग कहते हैं सब बैक्टीरिया है। ये सब बैक्टीरिया एक ग्रुप है बैक्टीरिया, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 एंड फिगर 2.4। ये हम लोग आगे चलते हैं। फिर हमारा फिफ्थ क्या है ग्रुप? वायरसेस। Viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. They, however, reproduce only inside the cells of the host organisms, which may be a bacterium, plant or animal. यानी कि ये जो वायरस है ये भी माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, लेकिन ये जो 4 मेजर ग्रुप है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी, इनसे अलग है। क्योंकि इसलिए अलग है क्योंकि ये जब ये तब रिप्रोड्यूस होता है, इसके सेल तब रिप्रोड्यूस होते हैं जब इसके सेल किसी होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर चले जाते हैं। वो होस्ट ऑर्गेनिज्म जैसे कि मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, यानी कोई भी वो बैक्टीरियम हो सकता है या प्लांट या एनिमल के अंदर जब वायरस जाएगा तभी ये रिप्रोड्यूस हो सकता है। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। यानी कि जैसे कॉमन कुछ डिजीजेस है, कॉमन डिजीजेस जैसे कि एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू और कफ, ये सब वायरस की वजह से होता है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। और जो सीरियस डिजीजेस होती हैं जैसे कि पोलियो होती है, चिकन पॉक्स होता है, ये सभी वायरस की वजह से ही होता है। Disease like dysentery and malaria are caused by protozoans, whereas typhoid and tuberculosis is TB आर बैक्टीरियल डिजीजेस। यानी कि ये जो डिजीज हैं कुछ मलेरिया, डायसेंट्री, ये सब प्रोटोजोआ से होती है। प्रोटोजोआ भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। और ये जो टाइफाइड और ट्यूबरक्यूलस होता है, टीबी जिसे कहते हैं ट्यूबरक्यूलस, ये भी ये होता है बैक्टीरियल डिजीज से। यानी कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनसे टाइफाइड और ट्यूबरक्यूलस होता है, जिसे हम लोग टीबी भी कहते हैं। और जो डायसेंट्री और मलेरिया होता है ये प्रोटोजोआ से होता है। तो ये जो मच्छर जो है सब प्रोटोजोआ में आते हैं। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6th and 7th। तो आप लोगों ने ये जो ऑर्गेनिजम्स है, छोटे छोटे बैक्टीरियल, ये मलेरिया, डायसेंट्री, प्रोटोजोन, सब ये आप लोगों ने 6th या 7th पे पढ़ा होगा। तो ये जो हम लोग उतनी देर से बातें कर रहे हैं फिगर 2.1, फिगर 2.3, ये सब फिगर ये हैं। तो ये देखिए, ये जो फर्स्ट की 2 पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये रेड और ये ब्लू, ये दोनों क्या है? बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल ग्रुप है। और ये जो इधर आप देख रहे हैं 2.2 में, ये एल्गे ग्रीन कलर का होता है। इसमें जो पहला आता है क्लाइमिडोमोनास और फिर सेकंड आता है स्पाइरोगायरा। ये दोनों क्या है? एल्गे ग्रुप के अंदर आते हैं। फिर प्रोटोजोआ में जैसे एक है पैरामीशियम और एक है अमीबा। ये जो अमीबा और पैरामीशियम, जो अमीबा है तो पानी से हमारे अंदर जाता है, फिर हम लोग को बीमार कर देता है। फिर थर्ड ग्रुप कौन सा? फंगी। इसमें आता है ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परगिलस, ये सब फंगी के ग्रुप्स हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ लिया। अब हमारा सेकंड टॉपिक है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इससे भी हम लोग इसी में कंप्लीट कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके भी काफ़ी सारे प्रोज एंड कॉन्स, ऐसा आप कह सकते हैं, इनके भी होते हैं। यानी कि ये हम लोग को कभी कभी फ्रेंड बन जाते हैं तो कभी कभी हमारे लिए एनिमी भी होते हैं। तो इनका जो फर्स्ट पर्पस होता है, अच्छा पर्पस, हेडिंग ही यही है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो प्रिपरेशन होती है दही, कर्ड, ब्रेड एंड केक, ये इन्हीं से होता है। यानी कि जो दही है
उसमें भी आप लोग को पता होगा काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो सब बैक्टीरियाज होते हैं, वो सब यही फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये जो ब्रेड होती है इतनी स्पंजी होती है, ये किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। ये जो केक होता है, केक भी स्पंजी होता है। क्रीम, आप क्रीम हटाएंगे केक से तो बाकी सब स्पंजी स्पंजी बचेगा, वो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages। यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये अल्कोहल बनाने के लिए भी ये यूज होती है। They are also used in cleaning up of the environment. For example, the organic wastes, vegetable peels, remains of animals, feces, etc. are broken down into harmless and usable substance by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen। यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं ये बहुत फ्रेंडली भी होते हैं, यानी कि ये हमारे फ्रेंड भी होते हैं एक टाइप से। जैसे कि अभी आपको बताया, कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड और केक बनाने के लिए, और अल्कोहल का प्रोडक्शन करने के लिए भी ये यूज़ होते हैं। और ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट हम लोग उससे कहते हैं जो होती है वेजिटेबल पील्स, सब्जी के छिलके, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स का जो जो उनका वेस्ट होता है वो, फीसेस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस, यानी कि उन्हें हार्मलेस से ब्रोक करके उन्हें यूजेबल सब्सटेंस बनाते हैं बाय द यूजिंग ऑफ बैक्टीरिया। आप लोग ये रिकॉल करिए, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मेडिसिन को बनाने के लिए भी इस्तेमाल करे जाते हैं। और एग्रीकल्चर में ये बैक्टीरिया ही होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था कौन सा, फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये भी खत्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी खत्म होता है। अब हमारा सेकंड टॉपिक है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो चलिए इसे भी स्टार्ट कर लेते हैं। यू हैव लर्नड इन क्लास 7th दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो 7th में कि जो मिल्क है इसको कर्ड बनाने का जो प्रोसेस होता है ये सब बैक्टीरिया के द्वारा हुआ जाता है। Curd contains several microorganisms of these, and the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd। यानी कि मिल्क होता है, उसमें एक शुगर होता है जिसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। वो लैक्टोबैसिलस में जब बैक्टीरियम आता है तो वो उसको कर्ड बना देता है। It multiplies in milk and converts it into the curd. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles, and many other food items. An important ingredient of rava, suji, idlis, and bhatures is curd. Can you guess why bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice, idlis, and dosa batter? बटर, यानी कि ये जो मिल्क होता है ये मल्टीप्लाई कर देता है, मतलब कि लैक्टोबैसिलस मिल्क को मल्टीप्लाई कर देता है और उसे कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। और ये जो बैक्टीरिया होता है ये जो मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स, अचार और चीज़ होती है इन और अदर फूड आइटम्स, इनको भी बनाने में ये बैक्टीरिया आते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं जैसे रवा, सूजी, इडली, भटूरे, ये कर्ड, ये इन सब में बैक्टीरिया होते हैं। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं बैक्टीरिया एंड ईस्ट आल्सो हेल्पफुल? ऐसा क्यों है? ये जो बैक्टीरिया और ईस्ट है ये सब हेल्पफुल है फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस और इडली, डोसा, बटर। तो ये हमारी एक और हेडिंग थी यहाँ पर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। तो इसे भी हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। ये इसके ऊपर एक और थी, where do microorganisms live? Microorganisms may be single-celled like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular such as many algae and fungi. They live in all type of environment ranging from ice, cold climate to hot springs and desert to marshy lands. They are also found inside the bodies of animals including humans. Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये सिंगल सेल होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया,
और सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ और मल्टीसेल्यूलर। और जो एल्गे और प्रोटोजोआ होते हैं वो सब मल्टीसेल्यूलर होते हैं। तो ये जो एल्गा फंगी है ये सब मल्टीसेल्यूलर होते हैं, और प्रोटोजोआ बैक्टीरिया ये सब सिंगल सेल्यूलर होते हैं, और एल्गे और फंगी मल्टीसेल्यूलर होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सारे एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। आइस में भी रह सकते हैं, और स्प्रिंग, हॉट, डेजर्ट, मार्शी लैंड सब में रह सकते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये प्लांट्स में भी रह सकते हैं, एनिमल्स में भी रह सकते हैं, और ह्यूमंस में भी रह सकते हैं। और जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो हो जाते हैं, जबकि वो एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, ये हमारी सेकेंड टॉपिक थी, तो इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये कभी कभी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, तो कभी कभी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और हमें डिजीज कॉज करते हैं। तो अब हम लोग इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारी इधर ये हेडिंग थी, ये जो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ये हमारी पूरी कंप्लीट नहीं हुई, इधर इसका थोड़ा सा पार्ट रह रहा है। तो ये yeast reproduce rapidly and production carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fill in the dough and increase its volume. This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making breads, पेस्ट्रीज एंड केक्स। यानी कि जो ईस्ट होता है, जैसे कि आपने कोई आटा रखा, आटा रखा, आपने रख दिया कहीं पर, फिर आप उसको 2 या 3 घंटे या शाम को देखेंगे आकर के, तो वो काफ़ी फूल गया होगा। उसमें क्या होता है कि जितने उसमें आटे में ईस्ट हो जाते हैं, और ईस्ट उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिल कर देते हैं। इससे उसका जो वॉल्यूम होता है आटे का वो बढ़ जाता है, और उसको फिर वो स्पंजी हो जाता है। फिर उससे ब्रेड्स बनती हैं, पेस्ट्रीज, केक्स और ढोकले जो होते हैं ये सब उससे बनते हैं। तो ये जो हमारी हेडिंग थी मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड ख़त्म हो चुकी है। अब हमारी सेकंड हेडिंग है, सेकंड टॉपिक है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 NCERT साइंस चैप्टर 2, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोई। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग को कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट करने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Microorganisms are used for the large-scale production of alcohol, wine, and acetic acid, vinegar. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit, एंड फ्रूट जूस एक्सेट्रा। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका यूज़ लार्ज स्केल में अल्कोहल का प्रोडक्शन करने के लिए भी होता है, और वाइन का भी, और एसिटिक एसिड अल्कोहल और वाइन का प्रोडक्ट लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो यूज़ करा जाता है वो होता है ईस्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल और वाइन का है। यानी कि जो वाइन और अल्कोहल है उसका जो कमर्शियल प्रोडक्शन होता है उसमें ईस्ट को यूज़ करा जाता है। जैसे कि जो ईस्ट है वो एक नेचुरल शुगर है जो कि ग्रेन्स और बार्ले, व्हीट, राइस और क्रश्ड फूड में ग्रो करता है। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। और जो ईस्ट होता है वो जो स्मेल होती है शुगर की, उसे अल्कोहल की स्मेल में कन्वर्ट कर देता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। जो प्रोसेस होता है, जो शुगर होती है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए,
उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। लुइस पैश्योर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857, यानी कि एक साइंटिस्ट है या कोई भी है जो दारू पीते थे, लुइस पैश्योर, उन्होंने फर्मेंटेशन को डिस्कवर करा था 1857 में। Medical use of microorganisms. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules, or injection, such as penicillin. The source of these medicines is microorganisms. यानी कि जब भी आप लोग को चोट वोट लग जाती होगी तो ये जो डॉक्टर है आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते होंगे और कैप्सूल्स या कभी कभी इंजेक्शन भी आपको देते होंगे। इनमें जो इंजेक्शन होते हैं जैसे कि पेनिसिलिन, ये इनका जो दवाइयों का जो सोर्स होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही दवाइयाँ बनती हैं। These medicines kill or stop the growth of disease causing microorganisms. Such as medicines are called antibiotics. यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका यूज़ करते हैं मेडिसिन बनाने में, और ये मेडिसिन ये जो ग्रोथ होती है डिजीज़ की उन्हें रोकती है और उन्हें रोक देती है। जैसे कि मेडिसिन कुछ है जैसे एंटीबायोटिक मेडिसिन। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the examples। यानी कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं आज के दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस कर जाती हैं बैक्टीरिया और फंगी से। जैसे कुछ तो है स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है और एरिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक है। आर सम ऑफ द commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria। ये तीनों जो एंटीबायोटिक हैं बहुत कॉमन है और ये सब फंगी और बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and used to cure a variety of disease. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases। यानी कि जो एंटीबायोटिक होती है वो मैन्युफैक्चर करी जाती हैं स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो कि वैरायटी जो कि सिक्योर करते हैं हम लोग को वैराइटीज ऑफ डिजीजेस से। और जो एंटीबायोटिक्स होती है इन्हें मिक्स करा जाता है लाइव स्टॉक्स एंड पोल्ट्री से, ताकि ये जो इन्फेक्शन होता है जो कि एनिमल्स में होता है इन्हें लोग स्टॉप कर सके। और इसको इसलिए भी यूज़ करा जाता है ताकि जो प्लांट्स में डिजीज़ होते हैं उन्हें भी कंट्रोल कर सके। अब हमारा जो टॉपिक था कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीन, इसे भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस antibodies to fight the invader. The body also remember how to fight the microbe if it enter again। यानी कि जब हमारे शरीर के अंदर बीमारियां एंटर होती हैं तब हमारी जो बॉडी होती है वो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करती है, जिससे ये एंटीबायोटिक्स जाकर के डिजीज से लड़ सके। और जो हमारी बॉडी है उसको भी ये पता चल जाता है कि अगर यही माइक्रोब यही डिजीज फिर से आती है तो इससे किस तरह से लड़ना है। If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fight and kill the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease-causing microbes forever। यानी कि अगर कोई भी वीकेंड और डेड माइक्रोब हमसे इंट्रोड्यूस होता है तो किसी हेल्दी बॉडी में, तो वो बॉडी जो होती है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके उसे मार देती है और फिर उसकी सूटेबल एंटीबॉडीज भी हमारे अंदर प्रोड्यूस हो जाती है और जो एंटीबॉडीज है वो रह जाती है और हम लोग को ऐसे प्रोटेक्ट करती है उस डिजीज से, उस माइक्रोब से फॉर एवर, हमेशा के लिए। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क। और इसी तरीके से एक वैक्सीन भी वर्क करती है। सर्वल डिजीज इंक्लूडिंग
cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccine। यानी कि जो सर्वल डिजीजेस हैं जैसे कॉलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल है, हेपेटाइटिस है, ये सब भी रोकी जाती है वैक्सीनेशन से। Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798। ये एक साइंटिस्ट हैं एडवर्ड जेनर। इन्होंने वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की इस वैक्सीन को डिस्कवर करा था 1798 में। In your childhood, you must have been given injection to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? You may take help from your parents। यानी आपके चाइल्डहुड में, आपके बचपन में आप सभी को इंजेक्शन लगाए गए होंगे ताकि आपको प्रोटेक्ट कर सके सर्वल डिजीजेस से। क्या आप उन सब की वो लिस्ट प्रिपेयर कर सकते कि आप को कौन कौन सी डिजीज हो रही है? आप अपने फादर या आप अपने पेरेंट्स की भी मदद ले सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीजेस। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल। यू माइट हैव seen the advertisement on TV and my newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program। यानी कि ये बहुत एसेंशियल है कि बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए डिजीजेस से, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये बहुत ही नेसेसरी है बच्चों को लगाना, और ये जो वैक्सीन है ये हमारे नियर बाई हॉस्पिटल में अवेलेबल भी है। और आप लोगों ने टीवी प्रोग्राम्स और एडवर्टाइजमेंट और न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जो बच्चे को प्रोटेक्ट कराने के लिए प्रोटेक्ट करना इतना ज़रूरी है, और जो उनके अगेंस्ट जितनी भी बीमारियां जैसे कि पोलियो, ये सब इन सब का प्रोग्राम आता है अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। यानी बचपन में जितने भी चिल्ड्रंस को पोलियो ड्रॉप्स दी जाती थी वो कोई ड्रॉप्स नहीं, वो एक्चुअली में एक वैक्सीन होती है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several disease। यानी कि एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन था वो जो कि स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में था, जिसमें बताया जाता है कि हर एक पार्ट में जितना वर्ल्ड के हर एक पार्ट में मोस्ट ऑफ पार्ट में ये जो स्मॉल पॉक्स है ये वहाँ पे आ चुका है। इसलिए आज के दिनों में ये जो वैक्सीन है ये एक लार्ज स्केल में बनने लगी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि जो हम लोग प्रोटेक्ट कर सके ह्यूमंस को और एनिमल्स को फ्रॉम सेवरल डिजीजेस से। तो हमारा जो टॉपिक था ये वाला वैक्सीन का ये भी ख़त्म हो चुका है। अब हमारा है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी से भी स्टार्ट करते हैं। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। यानी कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर से ली गई होती है, और वो सब नाइट्रोजन को सॉइल में फिट कर देते हैं, और उसके बाद वो इंक्रीज करती है, नाइट्रोजन इंक्रीज करती है सॉइल की फर्टिलिटी। ये जो माइक्रोब्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, इनको कॉमनली हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। तो ये देख सकते हैं 2.7 में द नाइट्रोजन फिक्सिंग कार्बोहाइड्रेट साइन ऑन बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे। ये यही है जो कि वो क्या कहते हैं नाइट्रोजन को कवर करते हैं। तो ये जो हमारा एक और टॉपिक था इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, बहुत छोटा सा टॉपिक था, ये खत्म हो चुका है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। इसे भी स्टार्ट करते हैं। बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स। दे कलेक्टेड वेस्टेज ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउसेस एंड गार्डन्स। यानी कि बूजो और पहेली ने ऑब्जर्व करा कि उनका जो स्कूल गार्डनर है वो मैन्योर बना रहा है। मैन्योर उन लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ जो वेस्ट होते हैं प्लांट्स के और वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनकी जो वेस्ट होते हैं उन्हें कलेक्ट करा हाउसेस एंड गार्डन्स।
They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. Bujo had पहली wanted to know how this had happened. यानी कि फिर उन लोगों ने उन सारे वेस्ट को एक नियर बाई पिट में रखा और उसके बाद वो डिस्पोजल होके डिकम्पोज होकर के वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। तो बूझू ये जानना चाहता है कि एक्चुअली ये हुआ कैसे। तो इधर एक हमारी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.5, इससे भी चलो पढ़ लेते हैं। टेक 2 pots of fill each pot half with soil. Mark them A and B. Put plant waste in a pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic. Toys in pot B. Put the pots aside. Observe them after 3-4 weeks. यानी कि आपको 2 पॉट्स लेने हैं। एक पॉट को मार्क कर देना है पॉट ए और एक पॉट में मार्क कर देना है पॉट बी। और पॉट ए में प्लांट वेस्ट को भर देना है, जैसे कि प्लांट्स वेस्ट को भर देना और जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, एम्प्टी बॉटल्स होती हैं, इन सबको भर देना है। और पॉट बी में टॉयज भर देने हैं। फिर आपको उनको 3 और 4 वीक्स के बाद ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या हुआ। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कॉन्टेंट्स ऑफ 2 पॉट्स? इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? यानी कि फिर जो आप ये एक्टिविटी करेंगे फिर आपको उसमें कुछ मिला कि कोई डिफरेंस मिला, अगर मिला तो वो क्या डिफरेंस है। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन अ पॉट ए हैज बीन डिकम्पोज्ड. हाउ डिड दिस हैपन? द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। यानी कि फिर आपको जो मालूम चलेगा वो ये चलेगा कि जो पॉट ए है उसमें जो क्या होगा वो सब कुछ डिकम्पोज हो जाएगा। वो कैसे हैपन हुआ? वो इसलिए हैपन हुआ क्योंकि जो भी कुछ था वो सब मैन्योर में कन्वर्ट हो चुका बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स के एक्शन से। The nutrients released by the process can be used by the plant again. Did you notice that in a pot B, the polythene bags, empty glasses, bottles and broken toys parts did not undergo any such change? The microbes could not act on them and convert them into manure. यानी कि फिर आपने नोटिस करा कि जो हम लोगों ने पॉट बी में जो डाला था पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी बॉटल्स, ब्रोकन टॉयज, उनमें कोई चेंज आया? उनमें कोई चेंज नहीं आया क्योंकि जो माइक्रोब्स थे उन्होंने उसमें एक्ट नहीं करा और वो इसलिए वो मैन्योर में कन्वर्ट नहीं हुआ। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animal, converting them into simple substance. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment. यानी कि फिर आपको और आपको ये भी बताते हैं कि आप लोगों ने ये नोटिस करा होगा कि कोई भी जो एनिमल होता है वो डिसअपियर हो जाता है। मतलब कि कोई एनिमल है जैसे कि वो मर गया या वो सॉइल में ज़मीन में से पड़ा रहा तो कुछ दिनों बाद वो डिकम्पोज हो जाता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि जो सॉइल में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स होते हैं वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं। इस कारण वो वहाँ से दिखता नहीं और उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब उसमें आ जाते हैं और जो उसकी स्मेल होती है वो सब भी इन्वायरमेंट में मिलके ख़त्म हो जाती है, क्लीन हो जाती है। तो ये जो हमारा टॉपिक था क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, ये हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 NCERT साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई।
तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पहले वाले सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग को हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स cause disease in human beings, plants and animals. Such as disease causing microorganisms are called pathogens. यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं कई वेज में। जैसे कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिजीज कॉजिंग होते हैं, यानी जो बीमारी कर देते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कर देते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फूड को ख़राब कर देते हैं, क्लॉथ को ख़राब कर देते हैं, कपड़े को, लेदर को ख़राब कर देते हैं। तो आज तो हम लोग इस वीडियो में इनकी हार्मफुल जो एक्टिविटीज़ होती है उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो इसका जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। यानी कि जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, उन माइक्रोब्स को कहते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग होते हैं, जो बीमार कर देते हैं। वो जो पैथोजेंस होते हैं वो इंसान की बॉडी के अंदर ऐसे एंटर होते हैं बाय द वाटर वी ड्रिंक, बाय द फूड वी ईट एंड बाय द बाय द एयर वी ब्रीथ। यानी कि सांस जब हम लेते हैं या फिर हम लोग खाना खाते हैं जब, या फिर हम लोग जब पानी पीते हैं, तो उन्हीं में वो पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड आउट बाय एन एनिमल। और ये जो पैथोजेंस है डायरेक्ट हमारे बॉडी में ट्रांसमिटेड हो सकते हैं, या फिर अगर हम लोग डायरेक्ट उस आदमी के कॉन्टैक्ट में आ जाए जो इन्फेक्टेड है पैथोजेंस माइक्रोब से, उसको वही बीमारी हो, तो उससे वो जो पैथोजेंस है वो हमारे अंदर ट्रांसमिटेड हो जाएंगे। या तो फिर ये जो एनिमल्स होते हैं उनको ये हुई हो बीमारी, वो हमारे पास आ गए तो हमें भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर के हमारे अंदर भी ट्रांसमिटेड हो जाएंगे एनिमल से भी। माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। यानी कि जो माइक्रोबियल डिजीजेस होती हैं, माइक्रोबियल डिजीजेस मतलब कि जो डिजीजेस माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है उन्हें हम लोग माइक्रोबियल डिजीज कहते हैं। ये जो माइक्रोबियल डिजीज होती हैं ये हम लोग को कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है ये हेल्दी पर्सन से ट्रांसमिटेड हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। ऐसा क्यों? इसलिए ये होता है 3 रास्तों से, या तो फिर एयर, वाटर या फूड। यानी कि जो उसने जो एयर ली हो वो हमारे पास आ गई हो, तो उसमें जो पैथोजेंस घूम रहे होंगे उस एयर में, और वो हम लोग ब्रीथ कर ले, सांस ले ले, तो फिर हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। इन्हीं डिजीज़ को जो कि कांटेक्ट में आते ही हम लोग को बीमार कर देती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे कि वायरल फीवर होता है कि उसके पास जाते हैं तो हमें भी फीवर हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीजेस इंक्लूडिंग कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। यानी कि ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है जो कि किसी कांटेक्ट में आकर हो जाती हैं, इनमें से कुछ डिजीजेस हैं जैसे कॉलेरा है, एक कोल्ड होता है कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, यानी टीबी, ये भी हम लोग को ऐसे हो जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज फाइन ड्रॉपलेट्स of moisture carrying thousands of viruses and spread in the air. The virus may enter the body of the healthy person while breathing and cause infection. यानी कि जो पर्सन होते हैं जो कि स्नीजिंग, कोल्ड, यानी कि जिनको ज़ुकाम होता होगा, वो जब छींकते होंगे, जब वो स्नीजिंग करते होंगे तो उनकी जो छींकते तो उसमें ड्रॉपलेट्स निकलती होंगी, थोड़ा थोड़ा पानी निकलता होगा उनकी छींक से, तो उसी ड्रॉपलेट्स में थाउजेंड्स ऑफ
थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोब्स होते होंगे, माइक्रोब्स होते हैं, वायरसेस होते हैं। यानी कि जब भी कोई छींकता है, जो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन, तो उसकी जो स्नीज होती है उसके साथ थोड़ा वाटर भी निकलता है। उस ड्रॉपलेट्स में थाउजेंड्स ऑफ वायरस, बहुत सारे वायरस होते हैं, और वो वायरस कोई हेल्दी पर्सन ब्रीथ कर लेता है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, उसको भी इन्फेक्शन आ जाता है। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। यानी कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं जो कि डिजीज को कैरी करके इधर से उधर किसी को भी पहुंचा सकते हैं। यानी कि जैसे भी कोई हाउस फ्लाई होती है, जो मक्खी होती है जो घर में घूमती रहती है, अगर वो कहीं खराब जगह में गई हो या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास भी उसके में कहीं वायरस लग गया, तो वो डिजीज वहां से लेकर के आपके पास तक लाती है। वो होते हैं कैरियर। तो जो हाउस फ्लाई है वो भी एक डिजीज कैरियर है, उससे बच के रहिएगा। द फ्लाई सिट्स ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज। यानी कि ये जो फ्लाइज होती हैं, हाउस फ्लाइज, ये गार्बेज में बैठती हैं, यानी कूड़े में बैठती हैं, और जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है उसमें बैठती हैं, और पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडी, और जो पैथोजेंस होते हैं वो इनकी बॉडी में फंस जाते हैं। व्हेन दिस फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजेंस। यानी कि जब वो मक्खियाँ जो होती हैं वो कई गार्बेज में बैठती हैं या फिर एनिमल के एक्सक्रीटा में बैठती हैं, तो जो एक्सक्रीटा में जितने भी वो पैथोजेंस होते हैं वो सब उनकी बॉडी में चिपक जाते हैं, और जब उनके में फंस जाते हैं, चिपक जाते हैं, तब जब मक्खियाँ किसी अनकवर्ड फूड में बैठती हैं तो वो वहीं पे उनको छोड़ देती है। यानी कि जो एनिमल एक्सक्रीटा है ना, वो आपके फूड में छोड़ देती है कहीं ना कहीं, तो फिर आप बीमार हो जाते हैं। फूड में दे ट्रांसफर द पैथोजेंस, और उसके साथ पैथोजेंस भी आ जाते हैं। पैथोजेंस मतलब कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick। यानी कि फिर जो वो फूड खाता है फिर उसके बाद वो बीमार पड़ जाता है, सिक हो जाता है। सो इट इज़ एडवाइसेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर। इसीलिए एक एडवाइस है कि हमेशा से फूड को कवर करके रखे। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज। यानी कि जो ये तो हम लोगों ने एक डिजीज कैरियर देख लिया हाउस फ्लाई, एक और डिजीज कैरियर होती है, वो होती है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये एनोफिलीज एक मॉस्किटो होती है, ये फीमेल ब्रीड की होती है। फिगर 2.8 में ये देखिए, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये मॉस्किटो है, इसका पूरा नाम है एनोफिलीज। ये एनोफिलीज है, एनोफिलीज मॉस्किटो है। तो एनोफिलीज विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। Female Aedes mosquito acts as carrier of dengue virus. How can you control the spread of malaria और डेंगू? यानी कि ये जो मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये भी एक कैरियर का काम करती है, और ये एक पैरासाइट को कैरी करती है जिसका नाम है मलेरिया प्लाज्मोडियम। यानी इसका केमिकल नाम है प्लाज्मोडियम मलेरिया का। और ये जो एनोफिलीज है ये किसको लेकर कैरी करती है? मलेरिया को लेकर कैरी करती है। और एक और मच्छर है फीमेल एडीज मॉस्किटो, ये कैरियर है किस वायरस का? ये डेंगू का है। तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि हम लोग डेंगू और मलेरिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? All mosquito breed in water, hence one should not let water collect anywhere in colors, tires, flower pot, etc. यानी कि जो मॉस्किटो की जितनी भी ब्रीड है, जितनी भी फीमेल ब्रीड है, वो सब ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। यानी जितने भी मॉस्किटो हैं उन सबकी जो ब्रीड है वो सब वाटर में होती है। इसलिए वो कहीं वाटर कलेक्ट करके नहीं जाती। जैसे कहीं वाटर होता है वो कलेक्ट हो जाता है, जैसे कि
कूलर्स में कलेक्ट, यानी कूलर में कई जगह पानी भरा रहता है, टायर्स में पानी भरा रहता है, फ्लावर पॉट में पानी भरा रहता है, तो वहीं पे मच्छर आ जाते हैं. बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग. और अगर हम लोग जो पानी है उनको अगर साफ रखेंगे तो जो मॉस्किटोज हैं ये अपनी ब्रीडिंग को रोक सकेंगे. Try to make a list measures which help to avoid the spread of malaria. आप लोग जो अपने घर का सब पानी आनी सही रखिए, इससे क्या होगा कि जो मलेरिया होगा ये स्टॉप होगा बढ़ने से. तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर एक टेबल दी गई हुई है, तो हम लोग इसे भी पढ़ते हैं. सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनमें सब डिजीजेस लिखी गई हैं और इसमें यह भी लिखा गया है कि वो बैक्टीरिया है कि वायरसेस है, और उसमें यह भी लिखा गया है कि वो किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन से आपको फैलती हैं. और इसमें जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उन्हें भी दिया गया है. तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं. हमारी पहली बीमारी कौन सी? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी. टीबी किससे फैलती है? बैक्टीरिया से फैलती है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर. फिर सेकंड हमारी क्या है बीमारी? मील्स. मील्स किससे फैलती है? वायरस से फैलती है. इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर. और फिर क्या बीमारी हमारी? चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स किससे फैलती है? कौन सा वायरस है? ये वायरस है. और ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है और कांटेक्ट में भी है, यानी किसी चिकन पॉक्स के मरीज के पास जाएंगे तो आपको भी हो जाएगा. फिर थर्ड क्या है? पोलियो. पोलियो किससे फैलती है? वायरस से फैलती है. इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर और वाटर. तो इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उनको भी देख लेते हैं. Keep the patients in complete isolation. Keep the personal belongings of the patient away from those of the others. Vaccination to be given at suitable age. यानी कि जो पेशेंट्स है उससे कंप्लीट आइसोलेशन रहना चाहिए पेशेंट को, उससे हम दूरी बनाए रखें और वैक्सीनेशन टाइम पर करें, सुटेबल एज में उसका वैक्सीनेशन करें. फिर थर्ड क्या हुआ? कॉलेरा. कॉलेरा किससे फैलती है? बैक्टीरिया से फैलती है. इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर और फूड, यानी कॉलेरा खाने से भी और पीने से भी होती है. फिर हमारी एक और बीमारी टाइफाइड. टाइफाइड बैक्टीरिया से फैलती है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन किससे? वाटर. तो इनका जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उन्हें भी पढ़ लेते हैं. मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स. कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर. वैक्सीनेशन, यानी कि जो हाइजीन है और सैनिटरी हैबिट्स इसको मेंटेन करना है, हाइजीन को बढ़ाना, सैनिटरी हैबिट्स को अच्छा करना है. और जो फूड है और जो बॉयल पानी है पानी को बॉयल करके पीना है और फूड को अच्छा कुक्ड फूड को कंज्यूम करना है और वैक्सीनेशन करानी है. फिर हमारी बीमारी क्या है? हेपेटाइटिस ए. ये किससे फैलती है? वायरस से फैलती है. इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर है. और इसका जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो ये है: ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर. वैक्सीनेशन, यानी कि उबला पानी पानी को बॉईल करके पीना और वैक्सीनेशन करवाना. फिर हमारी क्या है बीमारी? मलेरिया. मलेरिया कौन सा किससे फैलती है? प्रोटोजोआ है. इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलती है? ये प्रोटोजोआ से फैलती है. इसका मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन मॉस्किटो से मलेरिया फैलती है. यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स. Spray insecticides and control breeding of mosquitoes by not allowing water to collect in the surroundings. यानी कि जो मॉस्किटो नेट होता है उसका यूज़ करना और जो इंसेक्टिसाइड्स जो स्प्रेज आते हैं जैसे कि ब्लैक हिट, रेड हिट, इन सब का यूज़ करना और अपने सराउंडिंग्स में वाटर को, गंदा पानी को कलेक्ट ना होना, तो इससे जो मलेरिया है वो कम होगा. सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंटेशन आर शोन इन टेबल
2.1, यानी कि जो कुछ कॉमन डिजीजेस होती हैं वो सब इस टेबल में लिख गई हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ ली है। ये जो कॉमन डिजीज हैं इनमें लिखा गया है कि ये कौन कौन सी डिजीज होती हैं, ये कौन कौन सी डिजीज कौन से मोड की होती हैं, इनका ट्रांसमिशन क्या होता है कि किससे फैलती है, और इनका प्रिवेंटेशन क्या होता है, प्रिवेंटेशन, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। इन अदर एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by an bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by वायरस, यानी कि जो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एंथ्रैक्स एक बहुत डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिजीज होती है जो कि बैक्टीरियम से होती है, और इसमें क्या होता है, फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरसेस। और जो कैटल्स की जो फुट और माउथ की जो डिजीज होती है ये सब वायरस की वजह से ही होती हैं। तो इधर देख लेते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, यानी कि वैसे डिजीज जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स पे करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन, यानी कि वही चीज कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ह्यूमंस और प्लांट्स को अफेक्ट नहीं करते, उनको डिजीज नहीं पहुंचाते, लेकिन वो एनिमल्स को पहुंचा देते हैं। जैसे कि एनिमल्स की एक बीमारी है एंथ्रैक्स, वो कितनी खतरनाक बीमारी है आप सबको पता होगा, ये बैक्टीरियम से होती है। और ये जो डिजीज है और जो वायरस जो होते हैं, मतलब कि जो फुट और माउथ की जो डिजीजेस होती हैं कैटल की, वो वायरसेस से होती हैं। तो अब हमारा एक और इधर टॉपिक है, क्या है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, यानी कि ऐसी डिजीजेस जो कि प्लांट्स को होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स, यानी ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज कर देती हैं उनको, वीट को यानी गेहूं को कर देती हैं, चावल को कर देती हैं, आलू को, गन्ने को, ऑरेंज को, एप्पल को, इनको कर देते हैं, और भी कई सारे। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीजेस, दे कैन बी कंट्रोल्ड by the use of certain chemicals which kill the microbes, यानी कि जो डिजीज कर देती, जो कि क्रॉप्स को या प्लांट्स को जो डिजीज कर देती है, इन सबको इनकी जो यील्ड होती है उनको काफ़ी रिड्यूस करती है। और जो टेबल 2.2 है इसमें इन्हीं कुछ डिजीजेस के बारे में लिखा है जो कि प्लांट्स को जाती हैं, तो इनको पढ़ते हैं। सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसी डिजीजेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। तो प्लांट डिजीज, यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा बॉक्स है उसमें लिखा है प्लांट डिजीज, यानी प्लांट को कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं। फिर हमारा लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको ये डिजीज पहुंचाता है। फिर थर्ड बॉक्स में क्या लिखा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये इनको पहुंचती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिट्रस कैंकर, यानी कि ये बीमारी का नाम है सिट्रस कैंकर। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, ये ग्रुप है, हम लोगों ने आगे की वीडियो में पढ़ा हुआ है। तो ये बैक्टीरिया से होती हैं और इसका जो मोड ऑफ, ये एयर से हो जाती है, यानी ये जो साइट्रस कैंकर है ये एयर में होता है, ये बैक्टीरिया होता है एक साइट्रस कैंकर, ये एयर से जाकर के प्लांट्स को अफेक्ट कर देता है और प्लांट को डिजीज हो जाती है। फिर हमारी सेकेंड डिजीज है रस्ट ऑफ व्हीट, यानी कि जो वीट में जो एक बीमारी है रस्ट ऑफ वीट को एक बीमारी, एक डिजीज होती है रस्ट की, वो फंगी से होती है। और फंगी कैसे, और ये बीमारी उसमें कैसे पहुंचती है, बाय द एयर एंड द सीड्स में अगर खराबी होगी या एयर में, तो ये रस्ट ऑफ वीट हो जाएगी बीमारी वीट को। ये होते हैं एक फंगी। और फिर है येलो वीन मोसाकी ऑफ भिंडी ओकरा, यानी कि जो येलो वीन होती है जो कि भिंडी या ओकरा को हो जाती है, ये एक वायरस है। और ये किससे फैलता है, ये इंसेक्ट से फैलता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक तो पढ़ लिया। अब हमारा ये टॉपिक कौन सा है, फूड पॉइजनिंग। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि फूड पॉइजनिंग। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 2। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को कवर करना है फूड पॉइजनिंग। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फूड पॉइजनिंग के पहले वाले सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे, जिनमें से ये एक टेबल भी थी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को फूड पॉइजनिंग स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. यानी कि जो बूजो है उसको उसने एक फ्रेंड को, अपने फ्रेंड की, जो बूजो था उसको इनवाइट करा गया था अपने फ्रेंड की पार्टी में। तो वो गया था वहाँ पर, तो उसने एक वैरायटी ऑफ फूड उसने खाया और जब अपने वो घर पहुँचा तो उसको वॉमिटिंग स्टार्ट होने लगी। फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल में जब एडमिट कराया गया तो डॉक्टर ने बोला इस बूजो को फूड पॉइजनिंग हुआ है। Make the food poisonous, causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. इसीलिए, और जो फूड पॉइजनिंग होती है कभी कभी सीरियस इलनेस हो जाती है और कभी कभी तो इसमें लोगों की डेथ हो जाती है, क्योंकि ये जो फूड पॉइजनिंग होती है, इस जो फूड होता है इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रिजर्व करके रखा जाए और इसको स्पॉइल्ड होने से बचाना चाहिए। तो अब हमारा सेकंड टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। In chapter 1 we have learned about the methods used to preserve and store food grains. How do we preserve cooked food at home? You know that bread left unused under moist condition it's attacked by fungus. यानी कि चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फूड होती है ग्रेन को कैसे स्टोर करना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कुक्ड फूड को कैसे स्टोर करना चाहिए? और क्या आप जानते हैं कि अगर ब्रेड को ऐसे अनयूज्ड छोड़ दिया जाएगा तो उसमें जो फंगस होता है उसका अटैक हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल्स एंड हैज अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन? यानी कि जो फूड होता है, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। इनमें जो जितने भी एमिट्स होती हैं उनको भी ख़त्म कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, और जो इसमें स्मेल आती है वो भी काफ़ी ख़राब सी आती है। इनका जो टेस्ट होता है वो भी काफ़ी चेंज कर देते हैं और इनका कलर भी चेंज कर देते हैं। ये जो स्पॉइलिंग ऑफ फूड है ये क्या केमिकल चेंज है? Paheli bought some mangoes, but she could not eat them for a few days. Later, she found that they were spoiled and rotten. But she knows that the mango pickles her grandmother makes does not spoil for a long time. यानी कि जो पहेली थी उसने बाजार से कुछ मैंगो खरीदे और उन्हें कुछ दिनों तक नहीं खाया। फिर उसने देखा कि जो मैंगो है वो स्पॉइल हो चुके हैं, रॉटन हो चुके हैं, यानी ख़राब हो चुके हैं मैंगो। लेकिन फिर ये जानती थी कि उसकी जो ग्रैंड मदर है जो कि मैंगो पिकल यानी आम का अचार बनाती थी वो तो लॉन्ग टाइम तक रखा रहता था, लेकिन तब भी वो स्पॉइल नहीं करता था। शी इज कंफ्यूज। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन फूड इन आवर होम्स। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए, और वो कंफ्यूज थी। तो चलिए अब हम लोग कुछ कॉमन मेथड्स के बारे में जानते हैं जो कि हमारे जो फूड्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए रखता है और उन्हें वहाँ से भी प्रिवेंट करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो अटैक्स है उनसे भी प्रिवेंट करता है। तो हमारा फर्स्ट क्या है? केमिकल मेथड। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। यानी कि जो सॉल्ट्स होता है और एडिबल ऑयल्स होता है ये सब कॉमन केमिकल्स हैं जिन्हें चेक करा जाता है, मतलब कि जिन्हें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है उन्हें चेक करा जाता है, इसीलिए इनको प्रिजर्वेटिव्स भी कहा जाता है। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। सोडियम benzoate and sodium metabisulfate
sulfite are common preservatives. These are also used in jams and squashes to check their spoilage. यानी कि हम लोग ऐड करते हैं सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स और पिकल्स में, ताकि ये बचा सके जो माइक्रोब्स का अटैक होता है उनसे प्रिवेंट कर सके। जो सोडियम बेंजोएट है और जो सोडियम मेटाबी सल्फाइट है, ये सब कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि यूज़ करे जाते हैं जैम और स्क्वैशेस में कि उनके स्पॉइलेज को चेक करने के लिए। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. जो common salt होते हैं इन्हें यूज़ करा जाता है जो मीट होता है, जो फिश होती है उनको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद dry salt to check growth of bacteria. Salting is also used to preserve amla, raw mango and tamarind etc. यानी कि जो मीट होता है और जो फिश होते हैं उसको कवर करा जाता है, ताकि उससे कवर करा जाता है ड्राई सॉल्ट से, ताकि पता चले जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को। और जो सॉल्टिंग होती है वो भी उसको आंवला और रॉ मैंगो भी है उन्हें भी टर्मरिन को भी प्रिजर्व करके रखती है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर. Sugar reduce the moisture contents which inhibits the growth of bacteria which spoil food. यानी कि जो जैम्स होते हैं और जेलीज और स्क्वैशेस होते हैं इन सबको शुगर से प्रिजर्व करके रखा जाता है, क्योंकि जो शुगर होती है वो जो मॉइस्चर होता है वो सब उसको रिड्यूस कर देती है और जो बैक्टीरिया होता है वो फूड को स्पॉइल नहीं कर पाता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। यानी कि जो ऑयल और विनेगर से भी प्रिजर्वेशन करी जा सकती है। Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. Vegetables, fruits, fish and meat are often preserved by this method. यानी कि जो यूज़ होता है ऑयल और विनेगर का, ये जो स्पॉइलेज होती है पिकल का उनको भी ये प्रिवेंट करके रखता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो इन इन्वायरमेंट में ज़िंदा नहीं रह सकते। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश और मीट जो है ये प्रिजर्व करे जाते हैं इन्हीं मेथड से। Heat and cold treatments. You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. Boiling kills many microorganisms. यानी कि आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा कि जो आपकी मदर है वो दूध देने से पहले आपको मिल्क को पहले अच्छे से बॉईल कर देती है। ये जो बॉइलिंग होती है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको काफ़ी ज़्यादा किल कर देती, ख़त्म कर देती है। Similarly, we keep our food in the refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microbes. यानी कि इसी तरह जो हम लोग हैं, हम लोग अपने फूड को फ्रिज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, जिससे क्या होता है जो लो टेम्परेचर होता है ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट्स कर देता है, यानी कम कर देता है। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 degree for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. यानी कि जो pasteurized milk होता है ये आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं बिना उसको उबाले, बिना बॉईल करे, क्योंकि जो पेस्टरेड मिल्क होता है ये फ्री होता है हार्मफुल माइक्रोब से। क्योंकि जो दूध होता है इसको 70 डिग्री तक इसको बॉईल करा जाता है 15 से 30 सेकेंड तक, और फिर इसको सडनली चिल्ड एंड स्टोर, इसको सडनली पैक करके स्टोर कर दिया जाता है। बाय डूइंग सो इट्स प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. यानी कि जो और फिर इसके बाद ये जो प्रोसेस है जिसको डिस्कवर करा था लुइस पैस्चर ने, इसी प्रोसेस को पेस्चराइजेशन कहते हैं।
और इससे करने से जो ग्रोथ होती है माइक्रोब्स की वो भी प्रिवेंट करी जाती है। स्टोरेज एंड पैकिंग, दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। यानी कि जो आज के समय में जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सबको एक सील्ड टाइट पैकेट में बेचा जा रहा है ताकि जो माइक्रोब्स हैं इनका अटैक्स ना हो सके। अब हमारा जो एक टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसे भी हम लोग कवर करते हैं इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 and 7. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants pulses। यानी कि आप लोगों ने बैक्टीरियम जो है, एक बैक्टीरियम राइजोबियम, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6 और क्लास 7 में। इसमें क्या होता है कि ये जो राइजोबियम होता है ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है प्लांट्स में और पल्सेस में। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोडल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स such as beans and peas with which it has a symbiotic relationships। मतलब कि जो आप लोगों को रिकॉल करिए कि जो राइजोबियम होता है वो जो रूट्स होती हैं उनके नोडल्स में रहता है, जिसमें से क्या होता है कि जो बीन्स और जो पीस होते हैं इनको जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जिसमें से ये इनको प्रोटेक्ट करता है नाइट्रोजन दे करके। समटाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You may wonder how. Let us understand this is in the next section। यानी कि आप लोग जानते होंगे कि जो नाइट्रोजन का अमाउंट है एटमॉस्फेयर में ये रिमेन कांस्टेंट ही रहता है। यानी कि जो नाइट्रोजन ये लगा देता है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में जितना भी जो नाइट्रोजन है वो सब कांस्टेंट ही रहता है। आप लोग वंडर हो जाएंगे कि इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में भी पढ़ेंगे। नाइट्रोजन साइकिल, आर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस है। यानी कि नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर ऑल लिविंग organisms as parts of protein, chlorophyll, nucleic acids and vitamins। यानी कि जो नाइट्रोजन है ये बहुत एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यही जो प्रोटीन प्रोवाइड करता है और क्लोरोफिल और न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स नाइट्रोजन से ही आते हैं। नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो नाइट्रोजन होता है ये डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स नहीं ले सकते, क्योंकि सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen। यानी कि जो certain बैक्टीरियाज होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, यही जो प्रेजेंट होती है सॉइल में, यही नाइट्रोजन को फिक्स करती है एटमॉस्फेयर से और ये इनको कन्वर्ट करती है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में। वंस नाइट्रोजन इट्स कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। यानी कि एक बार जो नाइट्रोजन है वो इन कंपाउंड्स में अगर वो कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया, फिर इसको फिर ये यूटिलाइज हो जाता है सॉइल से और इनके रूट से। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। यानी कि जो नाइट्रोजन होता है ये यूज होता है जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं इसमें भी यूज होता है, और जो प्रोटीन होता है और जो उनके कंपाउंड्स होते हैं एनिमल जो फीड करते हैं प्रोटीन और नाइट्रोजन कंपाउंड्स यही होते हैं। when plants and animals dies, bacteria and fungi when animal plants and die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogen waste into nitrogens
कंपाउंड्स टू बी यूज बाय प्लांट अगेन। यानी कि जो प्लांट और जो एनिमल्स डाई हो जाते हैं तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं और जो फंगी होते हैं ये जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, ये इनको नाइट्रोजियंस वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो नाइट्रोजियंस कंपाउंड्स होते हैं ये सब प्लांट्स फिर से अगेन यूज कर लेते हैं इनसे न्यूट्रिशन लेकर के और नाइट्रोजन लेकर के। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट some parts of animal. Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas, which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. यानी कि जो सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं वो जो पार्ट होता है प्लांट्स के और उनको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है और उससे जो नाइट्रोजन होता है वो फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसीलिए जो रिजल्ट होता है जो नाइट्रोजन होता है उसका कभी कभी परसेंटेज बढ़ जाता है तो कभी कभी घट जाता है, मोर और लेस कॉन्स्टेंटली होता रहता है। तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर एक साइकिल दी गई है जिसको कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो इससे हम लोग पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यानी कि इस डायग्राम फिगर 2.10 में 2.10 में दो साइकिल दी गई हैं। तो इनको हम लोग ध्यान से देखते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो लाइटनिंग जब होती है तो लाइटनिंग से क्या होता है वो फिर नीचे देखे एरो बन के आ रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। यानी कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो जब लाइटनिंग होती है एटमॉस्फेयर में तो ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनकर सॉइल में आ जाते हैं। फिर जो प्लांट्स होते हैं अपटेक बाय प्लांट्स, यानी कि फिर जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं ये प्लांट्स ले लेते हैं। फिर उसके बाद एनिमल ईट प्लांट्स, फिर एनिमल जो होते हैं उन प्लांट्स को खा लेते हैं। फिर नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, यानी कि फिर जब एनिमल्स प्लांट्स को खा लेते हैं तो नाइट्रोजन उनके अंदर चला जाता है। फिर जब एनिमल मर जाते हैं तो वो डिकम्पोज होकर के फिर से सॉइल में आ जाते हैं। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, यानी फिर जो कंपाउंड होता है वो फिर से नाइट्रोजन में आ जाता है। इसमें एक और साइकिल दी गई है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से इधर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यानी कि जो नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि एक बैक्टीरिया राइजोबियम ये नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है, वही ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। फिर बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजियस कंपाउंड। फिर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं, फिर उनको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में भी कन्वर्ट कर देते हैं। फिर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, फिर क्या होता है जो भी कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन के वो सॉइल में आ जाते हैं। फिर बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन एंड देन इट्स गोज एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। यानी कि फिर जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं जो कि सॉइल में होते हैं उन्हें फिर गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। उस नाइट्रोजन को गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और वो गैस एटमॉस्फेयर में फिर चली जाती है। तो ये जो साइकिल है ये ऐसे ही वर्क करती रहती है। तो ये जो हमारा साइकिल थी ये भी कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमने अपनी आज की इस वीडियो में हमने ये हमारा लास्ट पार्ट था, इसमें हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर के ऊपर। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर और कीवर्ड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।